चैप्टर नंबर 7, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस। ये एक बहुत कांटेदार चैप्टर है ये, ठीक है। तुम्हारी और इसके बीच एकदम कांटे की टक्कर चल रही होगी। तुम कह रहे होगे कि मैं नहीं पढ़ूंगा इसे, और ये कह रहा है कि बिना मेरे पढ़े तो मैं तुम्हें पास नहीं होने दूंगा। 6 मार्क्स का तो आ रहा है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स का तो पेपर है। सब मिल जाएंगे। हाँ हाँ, जब अचानक तुम केवल 6 नंबर से फेल होगे ना, जब 6 नंबर का से फेल होगे तब अचानक लगेगा कि हाँ इसे पढ़ लेना था। असल में ये चैप्टर सिर्फ यहाँ के लिए ही जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रेजुएशन के लिए पब्लिक फाइनेंस। और इन फ्यूचर अगर तुम इकोनॉमिक्स को ज़्यादा तवज्जो देने लग जाओ, अपनी मर्जी होती है बच्चों की, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस। इसमें पहला यूनिट है, यूनिट नंबर 1, नाम डालो, फिस्कल फंक्शंस। फिस्कल फंक्शंस, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट यानी कि जो कुछ भी सरकार सोच रही है, कर रही है, उसके बारे में। फिस्कल फंक्शन मतलब गवर्नमेंट के अपने सभी काम, क्या काम होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे यहाँ पर हमें देखने हैं। सरकार की बात करें तो सरकार कोई एक बहुत अलग किस्म की प्राणी नहीं है, या अलग किस्म का कोई एक आइडेंटिटी नहीं है। वो भी वैसे ही है जैसे आम जनता है। हम तुम सब क्या है, हम नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हम कुछ कमाते हैं, कुछ खर्च करते हैं, कमाते हैं और कहीं कहीं पर जाकर से खर्च भी करते हैं। यही तो बातें देखते हैं हम। गवर्नमेंट भी ऐसे ही है, कुछ कमाया तो कुछ खर्च किए, उस खर्चों के लिए पहले से प्लानिंग करके रखती है। प्लानिंग करा और उसके बाद उसका अपना बजट वजट बनाया और आगे जाके खर्चा किया। कुल मिला के गवर्नमेंट को जो खर्चे करने हैं, उन खर्चों के लिए पैसा अरेंज करना पड़ेगा ना। हमें भी अगर कुछ खर्चे करने हों, तुम्हें भी कुछ खर्चे करने हो, मान लो किसी आंटी जी का जन्मदिन आ रहा है, तो उनके जन्मदिन को तुम सेलिब्रेट करना चाहते हो एकदम बढ़िया, तो कहीं पर जाके रेस्टोरेंट वगैरह बुक करते हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना। वैसे ही अब वो पैसा तुम तो कमा नहीं रहे हो कि तुम लेकर आओगे, अपने पड़ोसी से उधार लोगे, दोस्तों से उधार लोगे, ये बोलकर कि भैया 2 दिन बाद दे दूंगा। हम्म, और 2 साल हो जाते हैं, देते ही नहीं है। करते करते इधर उधर से ये वो बहुत हाथ पांव मार के उतना पैसा अरेंज कर लिया जाता है कि उन दीदी का जो है जन्मदिन सेलिब्रेट कर पाए रेस्टोरेंट में एकदम बढ़िया से अकेले से, और उन्हें ये दिखा सके कि हाँ तुम्हारा जो भाई है वो कितना अमीर है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। हैं, ऐसा ही होता है। सरकार भी ऐसी है। सरकार को एक देश चलाना है, उसे पैसों की ज़रूरत है, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं उसके पास।
कहाँ से वो उतना अरेंजमेंट लेकर आएगा, यही सारे हमें यहाँ पर समझने हैं। और जो पैसा आ जाता है उसे कहाँ कहाँ खर्च भी करते हैं, ये सारी भी चीज़ें यहाँ समझनी है। बात क्लियर हो रहा है? सरकार हर लेवल पे काम करती है, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हर जगह काम करती है, और हर प्रकार की सरकार काम करती है। तुम्हारे अपने कॉलोनी का एक छोटा सा टुच्चू सा कोई छपरी पार्षद होगा, वो भी यही काम करेगा, हैं? आजकल तो पार्षद वो बन रहे हैं जिनके नाम पे 50-50 केस चल रहे हो, पार्षद वो बन रहे हैं। अभी रिसेंटली कल इलेक्शन हुआ ना, तो एक उम्मीदवार वो है, वो उसके घराने का उम्मीदवार बैठे हैं जो 17 केसों पे जेल में बैठा है। भैया वो केवल नाम के नीचे समाज सेवी लिख देने से समाज सेवक नहीं बन जाते। समाज सेवा करो कि पब्लिक तुम्हें समाज सेवी कहे, तब तुम समाज सेवक कहलाओगे ना, ऐसा होता है। खुद को ओहदा दे दो, खुद को एक डेजिग्नेशन दे दो, ये वो डेजिग्नेशन किसी काम की नहीं है। कोई दूसरा तुम्हें वो डेजिग्नेशन दे तब वो काम की। लोग आज भी डिबेट करते हैं कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, उन्हें ये टाइटल क्यों दिया गया है? क्योंकि लोगों को अच्छा लगा इसलिए दिया है। उन्होंने खुद को तो नहीं बोला फादर ऑफ नेशन, उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि मुझे राष्ट्रपिता बोलो, लेकिन लोगों ने उन्हें ये टाइटल दिया है, उसकी अहमियत है। अब तुम खुद को ही बोल दो ये मुझे, मैंने देश आज़ाद करवाया ना, मुझे तुम फादर ऑफ नेशन बोलोगे, तो वो किसी काम का टाइटल? खैर, तो गवर्नमेंट तमाम सब खर्चे करने के लिए, तमाम सब इनकम प्राप्त करने के लिए बहुत हाथ पांव मारती रहती है, बहुत सारे काम भी करती है। वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चलते देखते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है जी। तो लिखोगे गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स इन्वॉल्व in several operations for running the state, है ना? वेरियस लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो सब इन्वॉल्व होते हैं कुछ काम करने के लिए, हर स्टेट में, हर राज्य में। एग्जाम्पल के लिए लिख लें, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट raises money from various sources, है? गवर्नमेंट मनी रेज करती है वेरियस अलग अलग सोर्सों से, जैसे तुम करते हो वैसे वो कर रही है। कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, जिस तरह से आप हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उसी तरह सरकार भी करती है।
बोरो मनी, ठीक है। हम लोग उधार लेते हैं, सरकार भी उधार लेती है। एम्प्लॉयज पीपल, लोगों को काम पे लगाती है, रोजगार देती है। प्रोवाइड्स की इंस्टीट्यूशंस, such as property rights, बहुत सारे काम कर रहे हैं ना सरकार। तो इनका असर इकोनॉमी पे पड़ेगा, इन सब का असर इकोनॉमी पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आगे लिखो। द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट हैव impact on the economy, क्या रखना है? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यही होता है जो गवर्नमेंट के एक्शंस क्या हैं, हमने पीछे देखे ना, बहुत सारे एक्शन देखे। बोरो कर लेना और पब्लिक वेलफेयर करना, ये भी तो गवर्नमेंट का ही एक्शन है। और और खर्चे करना, ये तो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं। और इन्हीं एक्शनों की वजह से इकोनॉमी पर असर दिखाई देता है। इकोनॉमी पर असर का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होना या इकोनॉमिक ग्रोथ कम होना, जीडीपी बढ़ना, जीडीपी घटना, ये सब इन्हीं सभी एक्शनों पर डिपेंड करता है। पब्लिक वेलफेयर क्या होता है? चलो बोरो तो तुम्हें पता है, उधार लेना होता है ना। पब्लिक वेलफेयर जैसे सब्सिडी दे देना, विडो पेंशन देना, हाँ, जिन पे पब्लिक सरकार को पैसे देती नहीं है बदले में वापस, फ्री में राशन देना, 5 साल मिल रहा है ना, बस वही 5 किलो राशन के चक्कर में देश बिक रहा है। जो भी है, अगर अगर 30 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो मिल रहा है तो कितना गया मेरी जेब से? 150 रुपये, है ना। तो वो तो नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है ना। और उसी में उसी में 5 भी ना मिल के 4 ही किलो मिल रहा है। वो काटते भी तो हैं, ये जो सब एजेंट बैठे हैं ये लोग काट लेते हैं। चलो अगर मैं मानता हूँ नहीं काट रहे हैं, एक घर में 4 लोग हैं, 600 एक महीने का, 1 साल का 7200, 5 साल का 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। 5 साल में सरकार ने हमें कितना दिया?
चावल के हैं तो है। अच्छा, एक पर्सन को 5 किलो सिर्फ चावल मिलता है। नहीं, मैं गया था, मेरे को चावल मिला था भाई साहब। नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड करता है। एक पर्सन पे 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूं। हाँ, तो असल में 5 किलो मिलना चाहिए, वो 1 किलो काट लेते हैं। ठीक है, करप्शन। तो 36,000 रुपये का मिला ना एक फैमिली को, कितना साल में? 5 साल में। क्या लग रहा है कि उनको उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फैमिली 600 रुपये नहीं जुटा पाएगी अपने लिए? हैं? जुटा लेगी ना। इसके बजाय रोजगार दे दे कि वो 600 रुपये आराम से कमा सके, तो नहीं अच्छा लगेगा? 10,000 की नौकरी, तो उसको नौकरी दे दे 20,000 की। तो उसमें से वो कारीगर को नहीं तो आज की तारीख में अगर कोई कुछ भी काबिल नहीं है, एटलीस्ट तसले में डस्ट रोड़ी भर के उठाने के तो काबिल होगा। अभी काम मिलेगा। तो नौकरी अगर दे दे तो इसकी जरूरत पड़ेगी? सर तसले वाला काम हर कोई करना भी तो नहीं। नहीं, काबिल की बात बोली ना, कि कोई काबिल ही नहीं है, और जब कोई किसी काम को करने के लिए उसके पास टैलेंट ही नहीं है, तो ये काम तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ना। तो जहां 600 रुपये महीने का तुम राशन दे रहे हो, असल में हुआ ये है कि अगर नौकरी देते तो 15-20 हजार रुपये महीने का देना पड़ता। उसके बजाय राशन दे दिए 600 रुपये का, लोग खुश। आटा भी दिन का 650। वो उतने का ही रहता, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही है, प्रोडक्शन तो कम नहीं हो रहा, प्रोडक्शन तो उतना ही है। ये समझो, जितना स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक तो सेम उतने ही इक्विवेलेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। और जब अगर स्टॉक चेंज नहीं हो तो उसके प्राइस बढ़ेंगे ही नहीं। इनकम बढ़ेगा, डिमांड करेंगे, कम से कम भरपेट खाएंगे तो सही। अब ये जो फ्री राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन में चलो खा तो रहे हैं, लेकिन क्या इनके और दिनचर्या के काम हो पा रहे हैं? हम बोला काम करना है। तो वही तो बात है ना, काम ही तो नहीं मिल रहा है ना। जाओ जरा देखो सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं। अभी एक सिंपल ग्रेड डी का, जीडी का फॉर्म निकला था, इसमें एमबीए वालों ने भी फॉर्म भरे। क्यों? नौकरी नहीं है। ग्रेड डी 12th लेवल का होता है। एमबीए किए हुए बच्चों ने फॉर्म भरा है और इसकी बहाली के लिए अनशन किए। तो जो काबिल नहीं है उसको क्या भूखा मार देंगे? उसके लिए भी तो काम बनाया जाए ना। मतलब मान लो तुम्हारे अपने 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे काबिल है, चौथा काबिल नहीं है, तो तुम उसे भूखा छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ अरेंज करोगे। सीधी सी बात है, अपने ही पेरेंट्स को देख लो, तुम्हारे पेरेंट्स के अपने बच्चे हैं, कोई एक काबिल नहीं है, तो क्या पेरेंट्स उसको छोड़ना, उसकी देखभाल बंद कर देते हैं क्या? करते हैं ना। उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करते ही हैं। और 3.5 से 57 रुपये, 18 किलो की, वही 18 किलो की अगर वहाँ पे लेने जाओगे दुकान पे, जाने कितने तो मिल रहा है आपका 3.5 8 चलो। सर एक ही जगह थोड़ी सब कर दिया, सर कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ तो थोड़ा सा आपसे ऐसे कह रहा है, आपको मिलेगा जल्दी, इतनी जगह खर्च कर रहे हैं, आपको मिलेगा, आप भी कुछ करोगे। मुझे कितना माल 3.5 रुपये का भिजवाओ बस। चलो, अभी तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही है। जब मैं तो दुआ करूंगा, भगवान से प्रेयर करूंगा अकाउंट मिलता है आपको? कि ये करके और तुम आगे बढ़ जाओ, तुम बन जाओ, तुम्हारे नाम के आगे लग जाइए। मैं तो ये चीज़ के लिए मन से, दिल से, जैसे प्रे करना होगा प्रे करूंगा।
ठीक है, मेहनत तुम्हारी मेरी और दुआ मेरी, कबूल हो जाए तो अच्छी बात है। बाद बाकी अगर इन केस 1% अगर किसी के नाम के आगे ये नहीं लग पाया तो ऑब्वियसली वो अपना कुछ तो और जुगाड़ करेगा। तो दूसरा जो जुगाड़ कर रहा होगा मैं उससे बात करूंगा फिर इसी बात को लेकर, तब पता चलेगा कि हाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। खैर, खैर जो है कि पब्लिक वेलफेयर हो ही रहा है ना। इतना सब करने का गवर्नमेंट का कुछ तो अपना एक मोटिव रहता होगा। ये सब करने का क्या मोटिव है? सरकार उधार क्यों ले, पब्लिक वेलफेयर क्यों करे, खर्चे क्यों करे? देश चला। तो थ्री मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स फॉर एनी नेशन। किसी भी नेशन के लिए 3 मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं, जिन गोल्स को अचीव करने के लिए सरकार इन कामों को करती है। पहला काम इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा काम हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा काम स्टेबल द प्राइस लेवल, स्टेबल द प्राइस लेवल। ये 3 अपने मेन गोल हैं मैक्रो लेवल पर। ठीक है ना, 12th में भी पढ़ के आए हो ये तो। हम्म, पढ़ा जाएगा। नोट डाल के लिख लेना। गवर्नमेंट हैज टू intervene in all above matters and take decisions। गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है और करना चाहिए, है ना, सभी मैटरों पे। इन जितने भी मैटर पड़े इन पे गवर्नमेंट को एंटर होना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। खत्म। ठीक है, अगले टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम।
रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। चलो ठीक है, गवर्नमेंट का रोल देख रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में देख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है भाई? ठीक है, अभी तो एक दौर ऐसा आ गया था कि ऐसा कोई वर्ड बोलते ही छपरी फ्लैशबैक बैकग्राउंड में जितने भी छपरी हुआ करते थे बोलना शुरू कर देते थे, है ना। खैर, छपरियों का दौर चल रहा है, अब तो सरकार भी उन्हीं की बन रही है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मैं मैं उस पार्टी को नहीं कह रहा, मैं समाजवादी कह रहा हूँ, मतलब जो समाज के लिए रहे, अपने लिए नहीं रहे। नहीं, मैं समाज समाज के लिए खड़े होने को कह रहा हूँ। जैसे कौन सी पार्टी है? पार्टी नहीं, एक पर्सन जो अ, दिमाग अचानक मेरे दिमाग से नाम फिसल गया, जो लद्दाख के प्रोटेस्ट में पिछले, हाँ, वो तो उनका मूवी वाला नाम है ना, असल में उनका नाम कुछ और है, नाम भूल रहा हूँ मैं। इस तरह के लोगों को इस तरह के लोगों को प्रमोट करना चाहिए, तो उन लोगों को तो प्रमोशन मिलता नहीं है। वो करना भी चाहे कुछ भी हो, लेकिन कम से कम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने ही समाज, हर हर नेता अपने समाज के लिए करे बस, वो अपने घर के लिए करते हैं। हाँ, उस टाइम नहीं, पूरे 5 साल उसका घर उसका समाज रहता है, और बाकी जिन्होंने उसे उस कुर्सी पे बिठाया है वो बन जाते हैं कीड़े मकोड़े। बताओ, वो इंसान लगभग कुछ 40-45 दिन तक अनशन पे रहे हैं, और उनको क्या मिला बदले में? एक, मतलब मीडिया वहां जा भी नहीं रही है, वो मीडिया गई जो कुछ बड़े पार्टियों के फंडिंग से अलग है, ठीक है, और जो फंडिंग में जी रही है मीडिया, वो वहां पहुंची तक नहीं, ब्रेकिंग न्यूज के रूप में बस एक दिखा देते हैं, हाँ ये किए है बस। खैर, ये सारी चीजें होती रहती है, और हमारी सरकार छपरियों के हाथ में चली जा रही है, देश छपरी चलाएंगे अब। एक दिन तुम भी उसी कुर्सी पे बैठे हुए दिखोगे। अगर मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता ना, तो जरूर मैं बिल्कुल उतना तो मैं कर चुका होता अब तक, अगर मेरे को पॉलिटिक्स में 54 भर भी परसेंट इंटरेस्ट रहता तो। उनकी जगह लग के सोचो, और भी तो काम होते हैं। उनका काम सिर्फ एक ही है, जिस जगह का तुम्हें पार्षद, विधायक, एमएलए या सीएम या कुछ भी तुम्हें चयन किया गया है, उस जगह को तुम्हें सुधार के रखना है। सुधारना मतलब उसका डेवलपमेंट करना है, तुम्हारा काम इतना ही है बस, इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम ही नहीं है। उस डेवलपमेंट में सिर्फ कुछ ही चीज़ें आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और क्राइम फ्री प्लेस, भ्रष्टाचार को बंद करना। तो पब्लिक से ही तो भ्रष्टाचार बंद करवाना है,
क्राइम देखो, मान लो कि नेता कर रहा है, नेता ने बंद कर दिया, पब्लिक कर रही है, तो पब्लिक को भी तो पकड़ना है कि वो कर रहा है, उसे पकड़ो। इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो मान लो क्राइम तो पुलिस वाले भी करते ही हैं, पब्लिक भी करती है, हैं? तो क्यों पब्लिक को पकड़ा पकड़ा जाता है? उन्हें भी छोड़ दो ना। तो आप मान लो अगर आपका घर हर जगह बना हो तो पकड़ो उसे, मतलब पकड़ो क्या, उस पर एक्शन लो। एक्शन, आगे तोड़ दे, एक्शन बिल्कुल, वो तो सही है। तो आप उसी गवर्नमेंट को कर वोट दोगे? नहीं, अरे देना नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है ना। अवैध जगह पे अगर घर बना रहे हो तो वो एक्शन लेना उस पर जरूरी है। यहाँ पे अवैध है ये बिल्कुल गलत। हाँ, तो अगर सरकार का ऑर्डर आ गया कि हाँ ये अवैध है और तोड़ रहा है, तो फिर तो मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ वाकई में गलती मेरी तरफ से है। सरकार को दोष थोड़ी दूंगा मैं। तो पहली बार तो आप नदी के साइड रहो, हर 2 दिन में खबर आती है 8 टूटेगा 8 टूटेगा। 12 साल हम लोग भी रहे हैं। अब उसकी सरकार है अगली की तरफ, किसान की तरफ रहे हो, 12 साल किसान की तरफ रहे हो, ऐसे में कुछ रहे हो कहाँ? वो बाद में बताऊंगा कैसे क्या था, ठीक है। लेकिन अवैध अगर है तो उसमें गलती अगर देखा जाए तो गलती पब्लिक की है। पब्लिक को पता था कि ये अवैध जमीन है, फिर भी वहां जाके बस रहे हैं। अवैध होता क्या है? सरकारी जमीन जिसको सरकार ने मना कर रखा है कि यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और फिर भी आप वहाँ जाकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, क्योंकि सरकार अभी वहाँ पर कुछ प्लान प्रोजेक्ट कुछ भी लेके बैठी है कि यहाँ से सड़क निकालना है या कुछ करना है, और तुमने उस जगह पे जाकर कंस्ट्रक्शन कर लिया, अपना घर बना लिया। डीलर ने तुम्हें फर्जी डॉक्यूमेंट बना के दे दिए कि ये तुम्हारा प्लॉट हो गया, और तुमने जाके बना लिया। पैसे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हर पब्लिक को गवर्नमेंट से कनेक्ट को बताओ कि हाँ ये अवैध है, अवैध है, यहाँ पे क्या निकलने वाला है, वो निकलने वाला है, बताने की। पब्लिक को बताने की जिम्मेदारी सरकार ने एक बार अनाउंस किया है, तो वो अनाउंसमेंट पब्लिकली पब्लिश्ड है। ये इंटरनेट नाम की एक चीज़ होती है, गवर्नमेंट के अपनी मैगजीन्स होती हैं। यही चीज आप हाँ अयोध्या में मंदिर बनाता, मैं उसके लिए भी मैं बोलता हूँ कई बार, तो मैं उसके लिए भी बोलता हूँ, सीधी बात है, मैं तो उसके लिए भी बोलता हूँ। कईयों का तो उसमें आज भी बेघर घूम रहे हैं वहाँ पर, और उनको ये बोलकर कि मतलब उनका तो अवैध भी नहीं था, अवैध कब्जा नहीं था उनका, उनका तो अपना खुद का पुश्तैनी ज़मीनें थी, और उन ज़मीनों को लेकर आज भी उनको बेघर करके रखा हुआ है। तो ये है, जब छपरियों के हाथ में सरकार जाती है तो ऐसा मंजर देखने को मिलता है। मोटेशन होता नहीं है इन ज़मीनों पर, जो अवैध होते हैं ना, उन ज़मीनों का कभी मोटेशन होता ही नहीं है। अगर उनके नाम पे होती तो मुआवजा मिलता, मोटेशन अगर है तो मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिलता तो कोई मतलब आपका मुआवजा वगैरह सब नाम पे है आपके, गवर्नमेंट बराबर है, समझ लो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, सब कुछ आपको सारे डॉक्यूमेंट है। अब वहाँ पर से अगर सरकार को अपना कोई प्रोजेक्ट बाई चांस निकालना पड़ रहा है, हाँ, तो सरकार मुझे मुआवजा देगी। केस कर दो। तो मेरी लाइन को समझे नहीं। अयोध्या में पुश्तैनी ज़मीनों को ले लिया गया, क्योंकि अब सारा डॉक्यूमेंट उनके नाम पर ही है, तो उनको मुआवजा अब तक तो मिल जाना चाहिए था।
वो आज भी बेघर है, विदाउट मुआवजा, इस उम्मीद में कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। कुछों को मिल गया, 10,000 समथिंग घर आज भी बेघर है, वहाँ किराए पे रह रहे हैं जाकर। अब पुश्तैनी ज़मीनें अवैध कैसे हो सकती हैं? पुश्तैनी हैं मतलब कि तब जब सरकार भी नहीं, भारत में सरकार ही नहीं बन स्टार्ट हुई थी, तब से वो ज़मीनें उनकी हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं? तो इट इज अ सिस्टम which provides means, मतलब to work and earn a living। एक ऐसा सिस्टम जो काम करने के और अपना लिविंग अर्न करने के लिए हमें जरिया, साधन प्रोवाइड कर रहा है, हमें मतलब प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसे हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। वही बात आ गई ना जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि अगर सरकार काम करने का जरिया दे दे तो फ्री राशन की जरूरत ही ना पड़े किसी को। लेकिन बस वही है कि बड़े लालच को मतलब बड़े खर्चे को छिपाने के लिए एक छोटा सा खर्चा दे के और सामने वाले को शांत कर दिया जाता है। ठीक है ना, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब समझ में आ गया। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी में अर्निंग के लिए, वो प्रॉब्लम है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये स्केर्सिटी वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो कितना मजा है ना। तो एक स्केर्सिटी क्या बन गई है? एक प्रॉब्लम बन गई है। मेरे ख्याल से ये तो पढ़ चुके हो। इसी स्केर्सिटी के बेसिस पर प्रॉब्लम कितने तरह की हैं? कौन कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कितना बचाना कितना बचाना चाहिए, प्रोविजन बनाना चाहिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस। असल में वो जो है वो नहीं है उतना सेंट्रल प्रॉब्लम के रूप में उसे हम देख नहीं सकते हैं। मेन यही 3 प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स, स्केर्सिटी बन गई है एक प्रॉब्लम। अगर स्केर्सिटी ही ना हो तो अर्निंग तो एकदम अनंत लेवल पे चली जाए। ठीक, तो अर्निंग के लिए स्केर्सिटी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये 3 तरह की हैं। इनके बारे में इंट्रोडक्शन या ढंग से डिटेल देना क्या ज़्यादा ज़रूरी है? तो पढ़ चुके हो है ना, तो ये रिपीट हो रहा है एक तरह से। बढ़े आगे तो देखोगे एक अंकल जी थे, एडम स्मिथ।
कौन है ये? हम किसी और नाम से जानते हैं ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना? क्या इन्होंने खुद को बोला होगा कि मैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ? दूसरों ने टाइटल दिया ना, इसलिए टाइटल आज भी जिंदा है। खुद को दिया होता तो कोई दूसरा उठता बोलता मैं हूं आपसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। खैर देखो, एडम स्मिथ ने अपनी कुछ राय दी। फेवर, इसने अपना फेवर दिखाया, किस तरफ फेवर दिखाया? फ्री मार्केट की तरफ। फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ अपना झुकाव दिखाया, बोला कि ऐसा फ्री मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, यानी कि कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए क्या? हाँ, एडम स्मिथ ने कहा कि फ्री मार्केट को फेवर करो, लेकिन बट रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्या आवाज आ रही है? रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी, ठीक है, होना चाहिए। किस चीज में होना चाहिए रोल गवर्नमेंट का? नेशनल डिफेंस, ठीक है। यहां पर प्राइवेट को मत दो, वरना हर रोज मकसद पूरे हो रहे होंगे। दूसरा, जस्टिस सिस्टम, इसे भी अपने हाथ में ही रखो, वरना हर्षित मेहता कभी क्रिमिनल नहीं बनता, है ना? और तीसरा है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक वर्क्स। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग नहीं लिखा है, इंस्टीट्यूशन लिखा है, मतलब जो सर्विस वाले प्लेस होते हैं उन्हें इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज, ये सारे इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। तो इन्हें भी अपने ही हाथ में रखो, मतलब प्राइवेट भी चला दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो कम से कम जनता, गरीब जनता, वो भी कुछ डिजर्व कर पाएगी। आ रहा बात समझ में ना? वरना बिलियनर्स के बच्चे तो इलाज पा रहे होंगे और गरीब गरीब बेचारे नीम के पत्ते खा के और अपना इलाज कर रहे होंगे, यही होगा। स्कूलों में सिर्फ करोड़पति के लड़के बच्चे सब बैठे दिखाई देंगे, और जो आम गरीब बच्चे होंगे वो तो केवल बाहर से ही देखेंगे कि हाँ अंदर टीचर बोल रहे हैं तो ए फॉर एप्पल सुनाई दे रहा है, तो वो उतना ही सुन के खुश हो जाएंगे कि हाँ आज मैंने ए फॉर एप्पल सुना था स्कूल में। और वो नेट भी अगर प्राइवेट के ही हाथ में रहे, मतलब फिर तो नहीं समझे, इंटरनेट गवर्नमेंट के हाथ में है, इंटरनेट गवर्नमेंट के हाथ में है, बस इसका स्पेक्ट्रम खरीदता है प्राइवेट
और वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, सरकार से खरीदा जाता है ये। अब ये अगर सरकार अपने हाथ में ना रख के सिर्फ प्राइवेट को ही दे दे, सरकार को तो हर चीज पहना जाता है, लाइसेंस दिया जाता मार कर रख दो, वरना वो तुम उसे आज ही काला कर दोगे, वहाँ रख दो। खैर, तो बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीजें बोली एडम स्मिथ ने। एक कहानी है, शायद तुमने सुनी भी होगी। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। याद आ गया कहाँ पड़ा था? 1930 में आया था ना ग्रेट डिप्रेशन। तो क्या था, तो कहाँ आया था ये? यूके में आया था। यूके, यूएस नहीं। खैर, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, हाँ। खैर देखो, एक ग्रेट डिप्रेशन था और इसका ज़्यादातर जो रिजल्ट था हमें इंग्लैंड पे देखने को मिला था। इंग्लैंड की इकोनॉमी डाउनफॉल में गई, जिसका रिजल्ट हुआ कि बाकी जगहों पर भी उसका, क्योंकि उस वक्त तो भारत तो गुलाम ही था, भारत पे भी उसका असर देखने को मिल गया। खैर, भारत ने खूब उस वक्त ने, वो कहते हैं ना ठगी, ठगा भी बहुत था, क्योंकि उसी वक्त इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर में बिजी था, उसे खूब हथियार और राशन खूब चाहिए था। भारत वालों ने खूब उसे 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेची। हाँ, क्योंकि उस वक्त वो मौजूद थे ना, भगत सिंह। हाँ शायद। अंग्रेज विदेश है। तो गुलाम तो अंग्रेजों के ही थे ना। ग्रेट डिप्रेशन में अंग्रेज भी थे, तो उनको भी फर्क पड़ा होगा। ब्रिटेन में ही आया है, तो ब्रिटेन में अंग्रेज ही तो रह रहे हैं ना। जब तक मेरे दिमाग में क्या चला, इंडिया में हुआ, सॉरी अभी दिमाग से करें 1930 देगा। आफ्टर दिस, गवर्नमेंट्स रोल इन इकोनॉमी गेन इम्पोर्टेंस। पता चला तुमको। एडम स्मिथ ने बोला था कि कैपिटलिस्ट रहो, लेकिन सरकार को तीन चीजों में सरकार को अपना इम्पोर्टेंस दिखाते रहना चाहिए। तो 1930 के बाद महसूस हुआ कि हाँ, गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए इकोनॉमी में, क्योंकि फ्री मार्केट के चक्कर में तो इकोनॉमी तो ख़त्म ही हो जाएगी। आयरन मैन का जमाना, वो आज़ादी का दौर था वो तो। बुरे लोग होते हैं, पगला भी जाता है। हम्म लोग होते हैं, हम्म ना पगला भी जाता है।
वो पगलाता नहीं है, उम्र की बात है। उम्र के साथ साथ जब शरीर की सारी मांसपेशियां और ढलने लगती हैं तो दिमाग के अपने सोचने की क्षमता भी तो ढलेगी, ताकत और बढ़ेगी थोड़ी उसकी। क्षमता कम हो जाएगी सोचने की। लिखो आगे। गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट परफॉर्म्स इकोनॉमिक फंक्शंस। देखो, किसी भी इकोनॉमी की बात करेंगे, किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट वहाँ पर इकोनॉमिक फंक्शन तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। और ये जो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं, इन्हीं फंक्शंस को हम कहते हैं फिस्कल फंक्शंस, या फिर पब्लिक फाइनेंस फंक्शंस। अब जाकर हम अपने चैप्टर पे आए हैं। अब पहुंच गए चैप्टर पे। अभी तक तो सिर्फ वो इंट्रोडक्शन था जो कि चैप्टर से अलग था। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इसके बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ के लगता है chapter। फिस्कल फंक्शंस या यूँ कह लो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक फंक्शंस, इनके बारे में हमें अब स्टार्ट करना है। मतलब चैप्टर हमारा यूनिट ही यही है, यूनिट 1 तो यही है। तो अब इसके बारे में शुरू करेंगे। तो इनके फंक्शंस के बारे में बताने वाले जो पर्सन है वो है रिचर्ड मुसग्रेव। रिचर्ड मुसग्रेव। रिचर्ड मुसग्रेव, ही इज़ द पर्सन जिसने एक किताब ही लिख डाली। 1959 में किताब लिखी, जिस किताब का नाम है द थ्योरी। लोगों के पास इतना टाइम मिल जाता है। पब्लिक फाइनेंस। यहाँ बच्चों के पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं होता, यहाँ लोगों के पास टाइम इतना मिल जाता है कि वो किताब ही लिख देते हैं। फाइनेंस में भी किताब बना दी। ठीक है। नाइनटीन 59 में किताब लिखी द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसी में से छोटा सा एक हिस्सा यहाँ पर पढ़ने जा रहे हो। मतलब वो जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत, वो यहाँ देखोगे। इस किताब की बात करें, इस किताब ने इंट्रोड्यूस किया थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी। इसे हाईलाइट कर लेना। ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी।
थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी है, ये इसी किताब में बताया गया है। क्या है ये? लिखो। ये थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी का मतलब है थ्री मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। थ्री मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या है? पहला, रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। थ्री जो थ्री टैक्सोनॉमी है, थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट के तीन मेन फंक्शंस हैं। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या है? रिसोर्स को इस तरीके से बांटा जाए कि सभी को मिले और अपनी ज़रूरत के अनुसार मिले, किसी को ज़्यादा किसी को कम ना मिले। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना। और तीसरा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, यानी इकोनॉमी को स्टेबल बनाना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करना। इनकी मीनिंग लिख लो। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है टू इंश्योर एफिशिएंसी। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब टू गारंटी फेयरनेस। और मैक्रो इकोनॉमिक का टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। ये तीन काम, तीनों को अलग अलग पढ़ना होगा। देखें, द एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन मतलब वही है, रिसोर्स वाल को बांटने, अच्छे से बांटा जाए, है ना। ये वाला काम कैसे करना है और क्यों करना है, मतलब क्या है इसका, तो लिखोगे
पहला पॉइंट। एलोकेशन फंक्शन का मतलब है ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ resources for maximum satisfaction। ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना है तो रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे हो? ऑप्टिमल बेस पर हो। दूसरा, मिनिमम वेस्ट हो। भाई वेस्टेज भी तो ज़्यादा नहीं करनी। तीसरा, मिनिमम इनएफिशिएंसी। ठीक है। ये है एलोकेशन फंक्शन। अगर एलोकेशन का काम कर रही है सरकार तो उसे ये ध्यान देना है कि रिसोर्स इस तरह से बांटे जाएं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाए, वेस्टेज कम से कम हो और इनएफिशिएंसी भी कम से कम हो। इनएफिशिएंसी का क्या मतलब है? जो हम काम करते हैं तो मतलब बेकार करते हैं। हाँ, कम बेकार काम हो, सबसे कम बेकार काम। इनएफिशिएंसी का मतलब है काबिलियत नहीं है, मतलब जो रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ढंग से नहीं कर रहे हैं, जैसे कर लेना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, है ना। अब एलोकेशन फंक्शन वाला काम अगर सरकार के हाथ में हो तो सरकार अपने नज़रिए से एलोकेशन करेगी, और यही अगर प्राइवेट के हाथ में हो तो प्राइवेट अपने नज़रिए से करेगा ना। हाँ, एग्जाम्पल के लिए ज़मीन ले लेते हैं। मान लो सरकार के हाथ में ज़मीन है तो सरकार अपने नज़रिए से उस ज़मीन का इस्तेमाल करेगी, और प्राइवेट के हाथ में हो तो प्राइवेट अपने नज़रिए से चलेगा। तो हमें यहाँ दोनों नज़रिए से समझना है कि एलोकेशन फंक्शन दोनों नज़रिए से कैसे चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट सेक्टर के नज़रिए से देखेंगे तो वो तो मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखेगा ना, क्योंकि एक प्राइवेट का अपना नज़रिया तो मार्केट है, और वही स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो वो सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग देखेगा। पहले गवर्नमेंट का नज़रिया देख लेते हैं। गवर्नमेंट के नज़रिए से
अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का डिसीजन लेना है तो इसका डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट के नज़रिए से एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का डिसीजन लेना है तो कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। तो यहाँ पर एलोकेशन का डिसीजन गवर्नमेंट ले लेगी। देखेंगे इसका जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। कर दिया डिसाइड गवर्नमेंट ने। दूसरी बात गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पर रहेगा? पब्लिक गुड्स पे रहेगा या नहीं? पब्लिक गुड्स का मतलब जो आम जनता को गुड्स चाहिए, गरीब लोग भी खा सके या इस्तेमाल कर सके। तो पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा? छोटी मोटी वस्तुएं आम जनता के लिए। और मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स फायदा देने वाले गुड्स, फायदा आम जनता को, आम जनता को फायदा देने वाले गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा कि कम? ज़्यादा ना। इन्हीं के लिए तो सरकार रिसोर्स अलॉट करेगी। तो सरकार का नज़रिया तो ये है। और प्राइवेट का नज़रिया देखें तो कितना रिसोर्स एलोकेट होगा, है ना, ये कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पर रोल मार्केट का आ जाएगा फिर, है ना। रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स तो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड कर जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, दूसरी बात, जो भी गुड्स होंगे वो कंज्यूमर सोवेरेनिटी के लिए होगा। अपना फायदा देखना है, कंज्यूमर के लिए नहीं, अपने लिए देखेंगे ना, अपना फायदा ज़्यादा ज़्यादा निकाले। पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा क्या? नहीं, ये तो वो प्रोड्यूस करेंगे जिसमें उन्हें मुनाफा दिख रहा हो, चाहे वो नुकसानदायक ही हो पब्लिक के लिए। ऐसे ही, हाँ, सिगरेट। ऐसे ही मेरिट गुड्स की बात करें तो ये भी कम होगा। नज़रिया अपना अपना है। चलो इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे।